हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्लोएम को, जहां हमने क्या देखा था, जहां हमने चार डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोएम एलिमेंट्स देखे थे। वो क्या क्या थे? सीव ट्यूब एलिमेंट्स, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था कंपेनियन सेल्स। उसके बाद हमने देखा था फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फाइनली हमने देखा था फ्लोएम फाइबर्स। आज हम लोग एक नया सेगमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टिश्यू सिस्टम। अब तक हमने क्या किया था? अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ टिश्यूज को पढ़ रहे थे। अब हम लोग एक टिश्यू सिस्टम को पढ़ेंगे। तो व्हाट इज टिश्यू सिस्टम? तो बेसिकली होता क्या है, जब बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलके एज अ यूनिट एक पर्टिकुलर काम को करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं एक टिश्यू सिस्टम। मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू की बात हो रही है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलके एक काम को अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे को बोलेंगे हम लोग टिश्यू सिस्टम। तो हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे टिश्यू सिस्टम। हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे टिश्यू सिस्टम। तो क्या होता है टिश्यू सिस्टम में? अब तक हमने क्या देखा था? अब तक हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। क्लियर है? वेरी गुड। अब एक चीज बताओ कि ये जो टिश्यू होते हैं, ये टिश्यू के जो स्ट्रक्चर होता है या फंक्शन होता है, या स्ट्रक्चर या फंक्शन होता है जो, वो क्या बहुत हद तक उसके लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है? द आंसर इज यस, करता है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड। अगर मैं कहूं कि कोई एक टिश्यू है जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, वो ये टिश्यू है जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर वो प्लांट बॉडी के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसका काम क्या हो जाएगा? उसका काम हो जाएगा प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट करना। तो फंक्शन हो गया। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? अगर वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके जो सेल्स होंगे वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, उसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। क्लियर है? और कंटिन्यूअस लेयर होगा। तो क्या हुआ कि हमने एक लोकेशन को तय किया, एक टिश्यू है जिसका लोकेशन है आउटर सरफेस, तो उसी से हमने उसका फंक्शन डिराइव किया, दैट इज अगर आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली उसका काम होगा प्रोटेक्ट करना, या प्रोटेक्ट करना, एंड उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा? वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे सेल्स, और कंटिन्यूअस लेयर होगा सेल का, कोई भी उसमें गैप नहीं होगा, क्योंकि उसका काम है उसको प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करना। एट द सेम टाइम अगर मैं कहूँ कि कोई एक पर्टिकुलर टिश्यूज है जो इनर सरफेस में प्रेजेंट है, तो उसका काम क्या हो जाएगा? तो उसका काम दो हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है या तो वो बल्कि जो पार्ट है वो उसको फॉर्म करने में हेल्प करेगा, या तो वो बल फॉर्म करने में हेल्प करेगा, या दूसरा क्या कर सकता है? दूसरा वो कंडक्ट कर सकता है। क्या कंडक्ट कर सकता है? या तो वो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट कर सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है? फूड को कंडक्ट कर सकता है, राइट। अगर वो मास या बल्की एरिया बना रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ओवल होगा, राउंड होगा, उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे। अगर वो वाटर मिनरल्स एंड मतलब फूड को कंडक्ट कर रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लॉन्ग होगा, सिलिंड्रिकल होगा, ट्यूब लाइक होगा। तो देखा आपने कि कैसे हमने एक लोकेशन के ऊपर हमने उनका काम डिसाइड किया, उनके स्ट्रक्चर डिसाइड किए। तो इसी वजह से जो टिश्यू होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है या उसका जो फंक्शन होता है वो कहीं हद तक डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लांट बॉडी के किस पार्ट पे वो प्रेजेंट है, राइट। तो वही फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट होगा द स्ट्रक्चर the structures and functions structure and functions of tissues also depend
ऑन देयर लोकेशन, उनका लोकेशन कैसा होगा उसके ऊपर कहीं हद तक ऑन देयर लोकेशंस, उनके लोकेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसका फंक्शन कैसा होगा। अगर वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है तो कैसा होगा उसका फंक्शन, प्रोटेक्ट करना। कैसा होगा उसका स्ट्रक्चर, ऑब्वियस सी बात है, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे सेल्स, कंटीन्यूअस लेयर होगा सेल का। अगर वो इनर सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो उसका फंक्शन हो जाएगा या तो बल्की पार्ट फॉर्म करेगा या फिर वो कंडक्ट करेगा। अगर बल्की पार्ट फॉर्म कर रहा है तो वो देखने में कैसा होगा, राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, इंटरसेलुलर स्पेस होंगे उसमें। और अगर वो कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वो लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक हो सकता है स्ट्रक्चर, राइट। सो लोकेशन के ऊपर उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस डिपेंड कर सकते हैं, राइट। तो इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंड लोकेशंस के बेसिस पे हम लोग 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं, टिश्यू सिस्टम को 3 डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ structure and location, structures and locations, there are 3 types, there are 3 types of tissue system, there are 3 types of tissue system, there are 3 type of tissue system। कौन से हो जाएंगे बताओ, कौन से होंगे। पहला कौन सा होगा, पहला होगा आपका क्या, पहला होगा आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, राइट, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम हो जाएगा। एंड फाइनल क्या हो जाएगा आपका, एंड थर्ड हो जाएगा आपका वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर और व्हाट, और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर और व्हाट, वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो ये 3 मेजर या डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम है जो हमको इन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड होगा ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और थर्ड होगा वस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। और तीनों को हम लोग इन डिटेल में बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से, बारीकी से हम लोग तीनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। कैपिटल लिख सकते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब एपिडर्मल जो वर्ड है, इससे कौन से वर्ड आपके दिमाग में आ रहे हैं, सबसे पहला वर्ड जो आपको दिमाग में आ रहा है वो क्या है, दैट इज एपिडर्मिस। क्या आ रहा है दिमाग में, एपिडर्मिस, ये दिमाग में आ रहा है। अगर एपिडर्मिस की बात हो रही है तो एपिडर्मिस कहाँ प्रेजेंट होगा, आउटर मोस्ट सरफेस पे प्रेजेंट होगा, आउटर मोस्ट सरफेस। तो इससे क्या पता चल रहा है, एपिडर्मल वर्ड से क्या दिमाग में आ रहा है, एपिडर्मिस दिमाग में आ रहा है। और एपिडर्मिस यानी आउटर मोस्ट सरफेस। तो अगर आउटर मोस्ट सरफेस की बात हो रही है तो इससे एक चीज पता चल रहा है क्या, ये जो एपिडर्मल सिस्टम, टिश्यू सिस्टम होगा, वो क्या फॉर्म करेगा, वो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी फॉर्म करेगा।
एपिडर्मल वर्ड से क्या आया, एपिडर्मिस याद आया। एपिडर्मिस यानी आउटर मोस्ट सरफेस, आउटर मोस्ट सरफेस यानी एपिडर्मल जो टिश्यू होगा वो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी को फॉर्म करेगा। और क्या फॉर्म करेगा, आउटर मोस्ट कवरिंग। और इसी आउटर मोस्ट कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग, फॉर्म्स outer most covering, outer most covering of the whole plant body, whole plant body is the outermost covering of the whole plant body, outermost covering of the whole plant body, पूरे plant body का ये outermost covering को फॉर्म करेगा। इट फॉर्म्स द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, मतलब ये स्टेम के भी आउटरमोस्ट कवरिंग को फॉर्म करेगा, ये लीफ को भी आउटरमोस्ट कवरिंग को फॉर्म करेगा, ये आपके रूट के भी आउटरमोस्ट कवरिंग को फॉर्म करेगा, राइट। स्टेम, लीफ एंड रूट के आउटरमोस्ट कवरिंग को ये फॉर्म करेगा। कौन फॉर्म करेगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ये भी तीन चीज से बना है। क्या क्या बना है, ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ये किस किस चीज से बना है, composed of किस किस चीज से बना है ये, सबसे पहला किस चीज से बना है, सबसे पहले एपिडर्मिस को अगर हम देखेंगे, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में अगर सबसे पहला कोई चीज देखेंगे वो क्या देखेंगे, एपिडर्मल सेल्स। क्या देखेंगे, एपिडर्मल सेल्स, राइट। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टोमाटा। स्टोमाटा एक प्लूरल नंबर है, अगर इसका सिंगुलर होगा तो क्या होगा, सिंगुलर पूछा जाए तो क्या होगा, स्टोमा। सिंगुलर क्या हो जाएगा, स्टोमा। और थर्ड हम लोग क्या देखेंगे, थर्ड हम लोग देखेंगे एपिडर्मल एपेंडेजेस। क्या देखेंगे, एपिडर्मल एपेंडेजेस। क्या देखेंगे, एपिडर्मल एपेंडेजेस। एपिडर्मल एपेंडेजेस के अंदर कौन आ जाएगा, आपके आ जाएंगे रूट हेयर्स, यानी रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स। क्या क्या आ जाएंगे, हेयर्स या रूट हेयर्स भी बोल सकते हैं, एंड दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका ट्राइकोम्स, हेयर्स एंड ट्राइकोम्स, TRICHOMES, राइट। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कौन से पार्ट को फॉर्म करेगा, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, क्लियर। दूसरा क्या होगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एपिडर्मल सेल्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टोमाटा, उसके बाद हम लोग देखेंगे एपिडर्मल एपेंडेजेस। एपिडर्मल एपेंडेजेस को भी 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हेयर, दूसरा होता है ट्राइकोम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हर एक चीज को इन डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे एपिडर्मल सेल्स, उसके बाद पढ़ेंगे स्टोमाटा एंड फाइनली हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मल एपेंडेजेस, क्लियर, वेरी गुड। चलो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मल सेल्स। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एपिडर्मल सेल्स। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। राइट, क्या पढ़े, एपिडर्मल सेल्स। ये किसके अंदर आता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है, एपिडर्मल सेल्स। तो अगर हम बात करते हैं एपिडर्मल सेल्स की, राइट, तो एपिडर्मल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होगा, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, ऑब्वियसली अगर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर मोस्ट कवरिंग को बना रहा है ऑफ द होल प्लांट बॉडी, तो एपिडर्मल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होगा, आउटर मोस्ट लेयर को फॉर्म करेगा, राइट। क्या फॉर्म करेगा, आउटर मोस्ट लेयर को फॉर्म करेगा। किसका किसका, रूट का भी आउटर मोस्ट लेयर को कौन फॉर्म करेगा, एपिडर्मल सेल्स। स्टेम का भी आउटर मोस्ट लेयर को कौन करेगा, एपिडर्मल सेल्स। लीफ का भी आउटर मोस्ट लेयर को कौन फॉर्म करेगा, एपिडर्मल सेल्स, राइट। तो क्या लिखेंगे, इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर
outermost layer, the most layer of primary plant body. Of what? Layer of primary plant body, राइट। अब अगर हम एपिडर्मल सेल्स की बात करते हैं तो एपिडर्मल सेल्स कैसे होते हैं? ये एलोंगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? एलोंगेटेड। ऐसा एलोंगेटेड होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि ये कैसे होंगे? ये एलोंगेटेड होंगे। क्या इनमें कोई भी ये सेल और इस सेल में या 1 2 3 4 सेल प्रेजेंट है, या इस चारों सेलों में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? तो इसको इसका काम है प्रोटेक्ट करना, तो कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। तो मतलब ये सेल्स कैसे प्रेजेंट है? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, एलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कैसे अरेंज है? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। क्या इस लेयर के ऐसे ऐसे जाएंगे तो ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा? क्या यहां से लेके यहां तक कोई भी गैप आपको दिख रहा है? मैंने ड्रॉ नहीं किया है, चलो ड्रॉ ही कर लेते हैं। यहां से लेके यहां तक कोई भी आपको गैप दिख रहा है सेल्स के बीच में? नहीं दिख रहा है कोई भी गैप। मतलब यहाँ पे कोई गैप है कोई अंदर चीज आने के लिए? नहीं है। तो मतलब ये लेयर कैसा है? ये कंटिन्यूअस लेयर है। कैसा लेयर है? ये कंटिन्यूअस लेयर है। कंटिन्यूअस लेयर, कंटिन्यूअस लेयर होते हैं। और क्या होते हैं ये? बेसिकली ये हर एक सेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेनकाइमेटस होते हैं। हर एक सेल्स कैसा होता है? पैरेनकाइमेटस होते हैं, सॉरी कंटिन्यूअस होता है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये सिंगल लेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल लेयर्ड। उसको लिख लेते हैं पहले, सिंगल लेयर्ड। और कैसे होते हैं? ये पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। पैरेनकाइमेटस सेल। और क्या होता है? विथ व्हाट? पैरेनकाइमेटस सेल्स विथ, इनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखा जाता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखा जाता है, और साइटोप्लाज्म एकदम पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है, बहुत ही थिन लेयर होता है। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड इसका साइटोप्लाज्म। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ऐसे, और ये इसका साइटोप्लाज्म। वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है एंड सेंट्रल होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। स्मॉल पेरिफेरल साइटोप्लाज्म lining the cell wall. Large central vacuole। कोई भी चीज आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, अगर आपने डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लिया है तो कोई भी चीज आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देख रहे हैं हम लोग। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दिख रहे हैं, विथ वेरी स्मॉल साइटोप्लाज्म, विथ वेरी स्मॉल पेरिफेरल cytoplasm lining the cell, lining the cell wall। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइटोप्लाज्म, अगर देखेंगे तो साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट सेल वॉल के जो लाइन है उसके आसपास ही पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के लाइन के आसपास ही पाया जाता है। तो सेल वॉल को लाइनिंग के आसपास ही वो पाया जाएगा। मतलब साइटोप्लाज्म का अमाउंट इतना ही कम होता है, और पूरा का पूरा पार्ट कौन कवर करके रखता है? वैक्यूल कवर करके रखता है, राइट। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो इसका जो एपिडर्मल सेल्स का
जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसमें कभी कभी क्या देखे जाते हैं, कभी कभी एक थिक वैक्सी थिक लेयर देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? वैक्सी थिक लेयर। ऐसे क्या देखे जाते हैं? एक वैक्सी थिक लेयर देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? वैक्सी थिक लेयर देखे जाते हैं। waxy thick layer देखे जाते हैं। This is nothing but the waxy thick layer। ये क्या है? This is nothing but the waxy, या wax यानी मोम, thick layer, waxy thick layer, waxy thick layer देखे जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इस लेयर को क्यूटिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूटिकल। तो क्या लिखेंगे? The outermost part of epidermal cells, the outermost part of epidermal cells often have waxy thick layer, waxy thick layer, waxy thick layer called cuticle, called cuticle, called cuticle। अब इसे क्यूटिकल ही क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसमें एक सब्सटेंस मिलता है जिसको बोला जाता है क्यूटीन। क्यों क्यूटिकल कहा जाता है? इस वैक्सी थिक लेयर। ऐसा नहीं कि हमेशा पाया जाएगा, कभी कभी पाया जाता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफन है, कभी कभी एक वैक्सी थिक लेयर देखा जाता है जिसको बोला जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसमें एक सब्सटेंस मिलता है जिसको बोला जाता है क्यूटीन। क्या बोला जाता है? इस सब्सटेंस को क्यूटीन बोला जाता है, राइट। अब ये वैक्सी थिक लेयर है, वैक्स यानी मोम, और हमें क्या पता है? मोम जो होता है वो वाटर इम्परमिएबल होता है, राइट। अगर आप एक कागज के ऊपर मोम को रगड़ दोगे ऐसे, तो उसके ऊपर पानी डालोगे तो वो कागज का भीग जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि मोम क्या करेगा? उस कागज के जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, तो इट इज वाटर इम्परमिएबल। तो क्या बनाएगा? इसको वाटर इम्परमिएबल बनाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे वाटर लॉस नहीं होगा, तो इट प्रिवेंट वाटर लॉस। ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। क्यूटिकल का काम क्या है? तो क्यूटिकल का काम है बेसिकली इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस, इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, राइट। अननेसेसरी वाटर लॉस ये नहीं होने देता है, राइट। तो इससे एक चीज क्या पता नहीं चलता हमको कि अगर क्यूटिकल प्रेजेंट है, किसी प्लांट में अगर लीफ में अगर क्यूटिकल प्रेजेंट है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो प्लांट जहाँ पे है, मतलब अगर आर्टिफिशियली हम घर में आके रखते हैं या आर्टिफिशियली कहीं जाके लगाते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर उसका एवोल्यूशन ऐसे हुआ है कि उसका जो एपिडर्मिस है उसने एक थिक वैक्सी लेयर बनाया है, तो इसका मतलब क्या है? एवोल्यूशन वाइज वो एक ऐसे जगह पे बना, मतलब ऐसी जगह पे बड़ा हुआ होगा जहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज है। पानी का क्या है? पानी का बहुत शॉर्टेज है, तभी उसने क्या बनाया? उसने एक वैक्सी लेयर बना दिया कि देखो भाई, एक तो पानी का शॉर्टेज है, ऊपर से इवेपोरेशन के लिए या ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है, तो उसी वाटर लॉस को रोकने के लिए इसने क्या किया है? ये क्या करेगा? ये एक क्यूटिकल वैक्सी क्यूटिकल लेयर बना देगा। तो दिस इज एन इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन, राइट। दिस इज एन एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन। और याद करो, जब हमने एनाटॉमी स्टार्ट किया था तो हमने क्या बोला था कि एनाटॉमी हम लोग क्यों पढ़ते हैं? एक तो बहुत अच्छे से उसको कैटेगराइज करने के लिए प्लांट को, और दूसरा क्या था? दूसरा था उनमें जो भी मॉडिफिकेशन हुए, मॉडिफिकेशन यानी एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशंस, राइट, एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशंस। तो दिस इज अ टाइप ऑफ एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन, क्योंकि हर एक लीफ में या हर एक एपिडर्मिस में आपको क्यूटिकल का लेयर नहीं मिलेगा।
सिर्फ वही जगह मिल सकता है जहां पे पानी की शॉर्टेज हो। क्लियर है? सो इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस। अब ये जो क्यूटिकल होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सिर्फ और सिर्फ स्टेम में हो सकता है और लीफ में हो सकता है। कहाँ कहाँ हो सकता है? स्टेम में हो सकता है या लीफ में हो सकता है। क्यों क्यूटिकल का लेयर रूट में नहीं हो सकता? बिकॉज देखो क्यूटिकल का लेयर क्या है? इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। वाटर को इम्परमिएबल बना देगा। अगर मान लो एक रूट है, रूट का जो एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल से कवर्ड है, तो क्या बाहर में जो पानी एंड मिनरल्स है वो क्या अंदर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। रूट का काम क्या है? रूट का काम है उसी पानी को या उसमें जो मिनरल्स है उसको एब्सॉर्ब करना। तो वो उसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, वही वो नहीं कर पाएगा, तो प्लांट क्या हो जाएगा? प्लांट मर जाएगा। तो इसी वजह से जो क्यूटिकल का लेयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेम में होता है और लीफ में होता है, रूट में नहीं होता है। क्योंकि रूट का काम ही है पानी को एब्सॉर्ब करना, और ये क्या करेगा? पानी को ही इम्परमिएबल बना देगा। राइट? ये क्या करेगा? क्यूटिकल का लेयर ये क्या करेगा? क्यूटिकल का लेयर इम्परमिएबल टू वाटर। क्या होता है? इम्परमिएबल टू वाटर। वाटर को इम्परमिएबल बना देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिडर्मल सेल्स। दिस इज ऑल अबाउट द एपिडर्मल सेल्स। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोमाटा को। स्टोमाटा एक प्लूरल है, अगर सिंगुलर होगा तो क्या होगा? स्टोमा हो जाएगा। ये याद रखना है आपको। अगर सिंगुलर है तो स्टोमा है, अगर प्लूरल है तो स्टोमाटा है। दूसरा क्या हो जाएगा? स्टोमाटा। राइट? स्टोमाटा। तो व्हाट इज स्टोमाटा? इट इज नथिंग बट अ माइन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। ये सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस ऑफ लीफ में ही पाए जाते हैं। स्टेम में स्टोमाटा नहीं पाया जाता है, रूट में स्टोमाटा नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? आपके लीफ में पाया जाता है। दैट्स इट, प्लांट के लीफ में पाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा माइन्यूट स्ट्रक्चर्स। माइन्यूट स्ट्रक्चर्स। क्यों स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं? बिकॉज स्टोमाटा इज अ प्लूरल नंबर। स्ट्रक्चर्स present on the leaves। present on the leaves। ये लीफ के दोनों साइड में प्रेजेंट हो सकते हैं, आउटर साइड सरफेस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और लोअर पार्ट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है? दूसरा क्या हो जाएगा? एक स्टोमाटा या एक इसका काम क्या है? सबसे दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्टोमाटा का काम क्या है? इसका काम है ट्रांसपीरेशन करना। ट्रांसपीरेशन एंड gaseous exchange and gaseous exchange ट्रांसपिरेशन इज नथिंग बट वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के कारण जो वाटर लॉस होता है प्लांट में, उसी को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। और गैसियस एक्सचेंज यानी प्लांट के साथ एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला है। ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? वो यही स्टोमाटा के थ्रू होते हैं। ठीक है? अब हर एक स्टोमाटा किससे बनता है? ईच स्टोमाटा इज मेड अप ऑफ each stoma have, हर एक स्टोमा में क्या देखा? each stoma have क्या क्या होते हैं एक स्टोमा में? नंबर 1 जो होते हैं वो है स्टोमाटल पोर। स्टोमाटल पोर या स्टोमाटल एपर्चर। स्टोमाटल पोर या स्टोमाटल एपर्चर। एपर्चर यानी पोर। एपर्चर APERTUI, एपर्चर यानी पोर। एक छोटा सा पोर होगा और उसी पोर को गार्ड करके दो टू बीन शेप, बीन और किडनी शेप, बीन और किडनी शेप, बीन और किडनी शेप
गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स कहते होते हैं, गार्ड सेल्स आपके बीन शेप्ड होते हैं या किडनी शेप्ड होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन मोनोकॉट में या ग्रासेस में क्या होता है, ये जो गार्ड सेल है ये डंबल शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? डंबल शेप्ड होते हैं। बट इन, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, बट इन ग्रासेस या मोनोकॉट, बट इन ग्रासेस और मोनोकॉट, कॉट में क्या होता है, गार्ड सेल्स आर, गार्ड सेल्स आर डंबल शेप। डंबल शेप होते हैं। डोंट वरी, लास्ट में हम लोग एकदम प्रॉपर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, कैसा गार्ड डंबल शेप दिखता है, कैसा किडनी शेप दिखता है, उसको हर एक चीज को हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, एकदम डायग्राम ड्रॉ करके प्रॉपर्ली। डोंट वरी, अब हम लोग लिखते रहे पहले, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, ईच द पोर इज enclosed by the pore is, पोर यानी स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल एपर्चर की बात हो रही है। द पोर इज enclosed by two guard cells, two guard cells। तो पोर कैसे होता है, एनक्लोज रहता है। मान लो ये बीच में अगर होगा, इस साइड में भी एक गार्ड सेल होगा, बीच में पोर होगा, तो पोर इज एनक्लोज्ड बाय, कवर्ड बाय, एनक्लोज यानी कवर्ड बाय टू गार्ड सेल्स, ठीक है। अगर अब हम लोग अगर गार्ड सेल्स की बात करें, इसको मिटा देते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत गार्ड सेल्स के बारे में भी जानना जरूरी है, थोड़ा बहुत हमको गार्ड सेल्स के भी बारे में जानना जरूरी है। तो एक सब हेडिंग करेंगे गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। तो बेसिकली देखो गार्ड सेल्स में क्या होता है, गार्ड सेल्स में क्या होता है, ये क्या है, दिस इज गार्ड सेल 1, ये क्या है, दिस इज गार्ड सेल 1, राइट, एंड दिस इज गार्ड सेल 2, राइट। और बीच में जो ये पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल एपर्चर या स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल एपर्चर, स्टोमेटल पोर, एंड दिस इज गार्ड सेल। अब देख रहा है कि ये किडनी शेप या बीन शेप में है गार्ड सेल्स, राइट। अब स्टोमेटल पोर के गार्ड सेल का कौन सा, गार्ड सेल के कितने वॉल है, दो वॉल है, एक है ये वाला वॉल, ये है दूसरा वाला। अब स्टोमाटा से जो दूर है, अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर, ये स्टोमाटा से बहुत दूर है, स्टोमेटल पोर से ये वाला वॉल सबसे दूर है, तो इट इज अवे फ्रॉम स्टोमेटल पोर, राइट। और ये क्या है, ये स्टोमेटल पोर के सबसे करीब है, तो दिस इज टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर। तो जो अवे है, मतलब जो बाहर का वॉल है, उसको बोलते हैं आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, एंड दिस इज कॉल्ड द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल। ये क्या है, दिस इज आउटर वॉल, आउटर वॉल, और ये क्या है, ये वाला, दिस इज इनर वॉल। इनर वॉल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर, मतलब स्टोमेटल पोर के पास प्रेजेंट है, और इट इज अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, मतलब स्टोमेटल पोर से बहुत दूर प्रेजेंट है, राइट। तो ये जो आउटर वॉल होता है गार्ड सेल का, ये थिन होता है, थिन होता है, लेकिन जो इनर पार्ट होता है गार्ड सेल का, ये कैसा होता है, ये बहुत ज्यादा थिक होता है। कैसा होता है, बहुत ज्यादा ये थिक होता है। कैसा होता है, ऐसे, कैसे होते हैं, ऐसे। देखो आउटर पार्ट थिन है और इनर पार्ट कितना थिक है, बहुत ज्यादा थिक है,
राइट। तो गार्ड सेल का जो आउटर पोल होता है, मतलब यानी अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोल, वो थिन होता है, जो इनर पार्ट वॉल होता है वो थिक होता है। तो आउटर वॉल कैसा होगा, थिन होगा, और इनर वॉल कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं गार्ड सेल के अंदर, गार्ड सेल के अंदर क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आउटर वॉल थिन, आउटर वॉल कैसा होगा, थिन, और इनर वॉल कैसा होगा, थिक हो जाएगा, इनर वॉल कैसा हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब गार्ड सेल्स में क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, कैसे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, नथिंग बट द क्लोरोप्लास्ट, क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, मतलब फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो गार्ड सेल्स में क्या देखे जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसलिए कहते हैं प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल का मेन फंक्शन क्या है, गार्ड सेल क्या करता है, गार्ड सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को रेगुलेट करता है, क्या करता है, ये स्टोमाटल पोर ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा, इसको रेगुलेट कौन करता है, यही गार्ड सेल इसको रेगुलेट करता है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट रेगुलेट्स, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट रेगुलेट्स the opening and closing of stomata, स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग को ये रेगुलेट्स करता है, राइट, रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। Presence of chloroplast, it regulates the opening and closing of stomata, very good। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग को कैसे रेगुलेट करता है, तो होता क्या है, देखो होता क्या है, देखो मान लो ये गार्ड सेल है, हालांकि इतना बड़ा नहीं होता है, मतलब स्टोमेटल पोर इतना बड़ा नहीं होता है, बस मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, मान लो ये गार्ड सेल है। अब गार्ड सेल के यहाँ पे कुछ रेडियल स्पाइक्स होते हैं, ऐसे रेडियल स्पाइक्स होते हैं। ये रेडियल स्पाइक्स की खास बात क्या है, इन रेडियल स्पाइक्स की खास बात है ये एक्सपैंड भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी हो सकते हैं। These are what? These are nothing but the radial spikes. ये क्या है? This is nothing but the radial spikes. Radial spikes. या इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल, सेल्यूलोजिक माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। इनकी खास बात क्या है? ये लोग एक्सपैंड भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी हो सकते हैं। मतलब मान लो ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइबर, तो ये एक्सपैंड भी कर सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है, एक्सपैंड भी कर सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। और प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये गार्ड सेल्स पे प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, जब गार्ड सेल में जब गार्ड सेल में क्या होता है कि वाटर का प्रेशर जब बढ़ जाता है, वाटर का जो प्रेशर है, जब वाटर का जो प्रेशर है वो जब इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है, उस कंडीशन को बोला जाता है टर्जिड कंडीशन। क्या बोला जाता है उसको? टर्जिड कंडीशन। उसी टर्जिड कंडीशन में क्या होता है,
ये जो माइक्रोफिलामेंट है वो एक्सपैंड करते हैं। क्या करते हैं? माइक्रोफिलामेंट जो है वो एक्सपैंड करते हैं। फिलामेंट जो है वो क्या करते हैं? वो एक्सपैंड करते हैं। और क्या होता है? स्टोमाटा खुल जाता है, स्टोमाटा ओपन हो जाता है, राइट। तो गार्ड सेल्स में क्या होता है? जब वाटर का प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है? उस कंडीशन को बोला जाता है टर्जिड कंडीशन। इसमें क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट जो एक्सपैंड कर जाता है और स्टोमाटा जो है, स्टोमाटल पोर जो है वो ओपन हो जाता है, राइट। ऑन द अदर हैंड, जब गार्ड सेल में क्या होता है? जब गार्ड सेल में वाटर का प्रेशर कम हो जाता है, राइट, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्लैसिड कंडीशन। ये क्या था? टर्जिड कंडीशन, इसको बोलते हैं फ्लैसिड कंडीशन। फ्लैसिड, CCID, फ्लैसिड कंडीशन। इसमें क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट जो एक्सपैंड हुआ था वो क्या होता है? वो रिड्यूस्ड हो जाता है। क्या होता है? वो रिड्यूस्ड हो जाता है। रिड्यूस्ड, जो एक्सपैंड था वो रिड्यूस्ड हो जाता है। तो अगर रिड्यूस्ड हो जाएगा तो स्टोमाटल क्या हो जाएगा? स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। तो गार्ड सेल में जब वाटर का प्रेशर कम हुआ तो फ्लैसिड कंडीशन हुआ, तो माइक्रोफिलामेंट क्या होगा? रिड्यूस हो गए, तो स्टोमाटा पोर जो या स्टोमाटा जो है वो क्लोज्ड हो गया। So this is the function of guard cells. This is the function of what? This is the function of guard cells. अब क्या होता है? अब ये जो गार्ड सेल्स है इसके आसपास कौन से सेल्स प्रेजेंट है? ऑब्वियसली बात है, एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि कुछ कुछ एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं या मॉडिफाइड हो जाते हैं ऑन देयर शेप एंड देयर स्ट्रक्चर, मतलब शेप एंड देयर साइज में मॉडिफाई हो जाते हैं। इस टाइप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप ऑफ सेल्स को, और हम लोग एपिडर्मल सेल्स नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। जो क्या करता है? जो गार्ड सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? गार्ड सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो क्या पढ़ा था हमने? देखो, ये छोटा सा स्टोमाटल पोर है, इसके आसपास मान लो ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल 1, दिस इज गार्ड सेल 2। गार्ड सेल में प्रेजेंट है बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल का आउटर लेयर थिन है, इनर लेयर जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली थिक है, राइट। इनर लेयर थोड़ा सा थिक है, राइट। अब क्या होता है कि गार्ड सेल्स के आसपास क्या होने चाहिए? एपिडर्मल सेल्स होने चाहिए। लेकिन क्या एपिडर्मल सेल्स होते हैं? द आंसर इज नो, एपिडर्मल सेल्स नहीं होते। क्या होते हैं? एपिडर्मल सेल्स अपने साइज में और शेप में मॉडिफाइड हो जाते हैं, और ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्या? ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। क्या बोलते हैं? ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। क्या बोलते हैं ऐसे सेल्स को हम लोग? ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। So this is subsidiary cell 1, this is subsidiary cell 2, this is 3, this is 4, right? और इन सेल के आसपास क्या हो जाएगा? इस सेल्स के आसपास क्या होंगे? इन सेल्स के आसपास ऑब्वियस सी बात है, इन सेल्स के आसपास क्या होंगे? गार्ड सेल, एपिडर्मल सेल्स होंगे, राइट। तो ये क्या है? दिस इज गार्ड सेल, गार्ड सेल। ये क्या है? गार्ड सेल के आसपास एपिडर्मल सेल्स जो मॉडिफाइड हुए हैं, दिस इज क्या है? दिस इज सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल। और सब्सिडियरी के पास, सेल के पास कैसा होगा? जो है एपिडर्मल सेल्स। क्या प्रेजेंट है? एपिडर्मल सेल्स ही प्रेजेंट है, सेल। तो क्या लिखेंगे? हम लोग लिख सकते हैं व्हाट इज सब्सिडियरी सेल्स। तो क्या लिखेंगे? सेल अगर पूछा जाए या सेल्स अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? अ फ्यू सेल्स, a few epidermal cells, a few epidermal
cells become specialized in their shape and what and size. इसी को क्या कहा जाता है? इसी को बोला जाता है सब्सिडियरी सेल्स। और एक चीज आता है दैट इज स्टोमाटल एपर्चर। क्या आता है? स्टोमाटल एपर्चर। क्या आता है? स्टोमाटा apparatus। apparatus हमने क्या देखा था? स्टोमाटल एपर्चर देखा था। एपर्चर का मतलब होता है पोर, और ये एपरेटस का मतलब क्या होता है? एपरेटस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स। जब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मान लो ये गार्ड सेल है, ये सब्सिडियरी सेल है, ये स्टोमाटल पोर है, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स एपिडर्मल सेल्स को नहीं, एपिडर्मल सेल्स को छोड़ के, ये मान लो गार्ड सेल है, ये सब्सिडियरी सेल है और ये स्टोमाटल पोर है, ये तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग स्ट्रक्चर है। ये तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग स्ट्रक्चर को जब हमको एक साथ पॉइंट आउट करना होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे एपरेटस। एपरेटस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स। जब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स जब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को हमें पॉइंट आउट करना होता है तो तब हम उसको नाम देते हैं एपरेटस। स्टोमाटल एपरेटस यानी किसको किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं हम लोग? स्टोमाटल पोर को पॉइंट आउट कर रहे हैं, स्टोमाटल पोर या स्टोमाटल एपर्चर को पॉइंट आउट कर रहे हैं। और किसे पॉइंट आउट कर रहे हैं? और पॉइंट आउट कर रहे हैं गार्ड सेल को, गार्ड सेल्स को। और किसे पॉइंट आउट कर रहे हैं? और हम लोग पॉइंट कर रहे हैं सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल्स। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम लोग स्टोमाटल पोर को ले रहे हैं, गार्ड सेल्स को भी ले रहे हैं, सब्सिडियरी सेल्स को भी ले रहे हैं, तो एपिडर्मल सेल्स को काउंट क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज एपिडर्मल सेल इनका जो फंक्शन है उस फंक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब क्या एपिडर्मल सेल्स सब्सिडियरी सेल्स या गार्ड सेल्स को सपोर्ट करता है? आंसर इज नो। क्या एपिडर्मल सेल्स की कोई भी हद तक ट्रांसमिशन या गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है? आंसर इज नो। तो इसी वजह से हम लोग इसको पार्ट में नहीं देते। स्टोमाटल पोर क्या करता है? स्टोमाटल पोर के थ्रू गैसियस एक्सचेंज या ट्रांसपिरेशन होता है। गार्ड सेल्स क्या करता है? गार्ड सेल्स उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। तो मतलब ये काम और ये काम दोनों रेगुलेट है। और गार्ड सेल को सपोर्ट कौन करता है? गार्ड सेल को सपोर्ट करता है सब्सिडियरी सेल्स। तो इसी वजह से ये तीनों एक ही काम को एज अ यूनिट ये तीनों एक ही काम को एज अ यूनिट परफॉर्म करते हैं। ये 1, 2 एंड थर्ड, ये तीनों एक ही काम को एक साथ एज अ यूनिट परफॉर्म करते हैं। स्टोमाटल पोर ट्रांसपिरेशन कर रहा है या गैसियस एक्सचेंज कर रहा है, गार्ड सेल उस पोर को ओपनिंग एंड क्लोजिंग में रेगुलेट कर रहा है। गार्ड सेल्स को कौन हेल्प कर रहा है? सब्सिडियरी सेल्स। तो ये तीनों मिलके एक काम को अंजाम दे रहे हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई इन तीनों को स्टोमाटल एपरेटस में कंसीडर किया गया है, लेकिन एपिडर्मल सेल का इनके काम में कोई फंक्शन या कोई रोल नहीं है। इसी वजह से एपिडर्मल सेल को निकाल दिया गया। तो ये कंफ्यूज मत करना, एपर्चर और एपरेटस में कंफ्यूज मत हो जाना। स्टोमाटल एपर्चर का मतलब होता है स्टोमाटल पोर और एपरेटस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स। देखो यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर्स हैं? 3 स्ट्रक्चर। क्या क्या? स्टोमाटल पोर है, गार्ड सेल है और सब्सिडियरी सेल। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज स्टोमाटल एपरेटस। ठीक है? और जैसे कि हमने वादा किया था आपसे कि लास्ट में हम लोग मोनोकॉट या ग्रास का भी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं।
ग्रासेस में या इसमें कैसे होते हैं, गार्ड सेल्स आपके कैसे होते हैं, डंबल शेप। ये देखो डंबल शेप गार्ड सेल आ गया। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द स्टोमेटल पोर, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टोमेटल पोर। इसके आसपास हमको क्या देखने को मिलेगा, इसके आसपास हमें देखने को मिलेगा सब्सिडियरी सेल्स। दिस इज सब्सिडियरी सेल 1, दिस इज सब्सिडियरी सेल 2, राइट। उसके आसपास क्या देखने को मिलेगा, उसके आसपास हमें यहाँ पे एक और सेल हो सकता है, यहाँ पे एक और सेल हो सकता है, यहाँ पे एक और सेल हो सकता है। So these are the epidermal cells. These are what? These are epidermal cells. तो ये क्या है? This is nothing but the subsidiary cells. Cell. ये डंबल शेप का जो दिख रहा है ये क्या है? This is nothing but the guard cell. And this is epidermal cell. ये ग्रास या मोनोकॉट में देखे जाते हैं। सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने कर दिया है, यहाँ पे ऐसा होता है कुछ। क्लियर है? So this is all about guard cells and this is all about stomata. तो हमने क्या-क्या हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने अब तक क्या देखा? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में अब तक हमने 3 पार्ट हो सकते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। कौन है? एपिडर्मल सेल्स, स्टोमाटा एंड एपिडर्मल एपेंडेजेस। उसमें से हमने एपिडर्मल सेल्स और स्टोमाटा को डिस्कस कर लिया है। बचा क्या है? सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मल एपेंडेजेस बचे। क्या बचा है? एपिडर्मल एपेंडेजेस। एपिडर्मल एपेंडेजेस। एपिडर्मल एपेंडेजेस में कौन आ जाएगा? एक तो आ जाएगा आपका हेयर्स, ये सिर्फ और सिर्फ रूट में देखे जाते हैं, सो दिस इज नोन एज रूट हेयर्स। और एक होता है आपका ट्राइकोम्स, राइट? क्या होता है? ट्राइकोम्स। तो ऐसे कंपेयर करके पढ़ते हैं। कंपेयर करने वाली कोई चीज है नहीं खास, लेकिन फिर भी हम लोग लिखते हैं। हेयर्स क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन रूट, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन रूट्स, ये रूट में प्रेजेंट होते हैं, राइट? दूसरा क्या होता है? ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि वाटर एब्जॉर्प्शन हो सके, फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, फॉर absorption of water, or absorption of water। मान लो कि ये एक रूट है, ये एक रूट है, तो रूट से पानी, यहाँ से ही पानी से सिर्फ इतने एरिया से ही पानी क्या हो सकता है? अंदर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मान लो रूट हेयर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या हो गया? सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ गया तो क्या हो गया? वाटर एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर absorption of water। This is all about hairs, और कुछ नहीं है hairs में। ट्राइकोम्स में बहुत सारी चीजें हैं। ट्राइकोम्स क्या है? This is also hair like structure लेकिन present in roots, present hair like structures present in stem।
स्टेम में प्रेजेंट हो, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन स्टेम, स्टेम में प्रेजेंट हो। ये स्ट्रिक्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर। और कैसे हो सकते हैं? ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं। सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं, राइट। और क्या होता है? ये काम क्या करता है? ये बेसिकली रिड्यूस वाटर लॉस, रिड्यूस वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर लॉस होता है वो ये कम करता है। अब आप सोचोगे सर ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा था, ये वाटर लॉस को कैसे रोक सकता है? तो होता क्या है, देखो कि मान लो ये स्टेम अगर खाली है, ऐसे कोई इसमें ट्राइक्रोम्स या हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा कि जो हवा आएगा वो डायरेक्ट आके स्टेम पे धक्का मारेगा और जितनी तेज हवा चलेगी ट्रांसपिरेशन रेट उतना हाई होगा, उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन इज नथिंग बट वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन। तो जितनी तेज हवा चलेगी क्या होगा, जितने तेज से हवा का प्रेशर स्टेम पे लगेगा उतना ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे मान लो अब ट्राइकोम्स प्रेजेंट हो गया, तो पहले जितने जोर से, मान लो कि ये स्टेम है, ये मान लो स्टेम, पहले हवा लग रहा था, ट्रांसपिरेशन हो रहा था। अब मान लो यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऐसे पूरे स्टेम में कवर्ड है, तो अब क्या हवा उतनी तेज लग पाएगा स्टेम को? नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? बिकॉज वो पहले किससे टकराएगा? सबसे पहले वो टकराएगा ट्राइकोम से, उसके बाद थोड़ा बहुत ही आ पाएगा यहाँ। तो क्या ट्रांसपिरेशन कम नहीं हो जाएगा? जरूर हो जाएगा। हवा के प्रेशर के साथ ट्रांसपिरेशन का डायरेक्ट रिलेशन, अगर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है या हवा का फ्लो बहुत ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन बहुत हाई होगा। तो यहाँ हमने क्या किया, ट्राइकोम्स की वजह से हवा का जो प्रेशर है या हवा का जो फ्लो है वो कम हो गया। इसी वजह से क्या हो गया, रिड्यूस वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर लॉस हो रहा था वो कम हो गया। और क्या होते हैं, ये सिक्रेटरी भी होते हैं। क्या होते हैं? सिक्रेटरी। सिक्रेटरी, सिक्रेटरी भी मतलब ये बहुत सारी चीजें सिक्रीट कर सकते हैं। क्या क्या सिक्रीट कर सकते हैं? ये म्यूसिलेज सिक्रीट कर सकते हैं, ये लिक्विड सिक्रीट कर सकते हैं, ये पॉलीसैकेराइड सिक्रीट कर सकते हैं, राइट। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जो जिसमें ये ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का काम क्या है कि वो इंसेक्ट से अपना जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लेता है? वो इंसेक्ट्स के लेता है। तो ये जो म्यूसिलेज है, ये म्यूसिलेज क्या करता है, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। या इस म्यूसिलेज कैसा होता है? चिपचिपा होता है। तो म्यूसिलेज में क्या होता है, इंसेक्ट जो है ट्रैप हो जाता है और उसी इंसेक्ट से इंसेक्टिवोरस प्लांट को क्या मिलता है, उसका जो न्यूट्रिशन है वो मिलता है। ठीक है। सो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्टेम, मल्टीसेलुलर होंगे, ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, रिड्यूस द वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, बताया मैंने कैसे, ब्लॉक करके, और सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हेयर्स एंड दिस इज ऑल अबाउट ट्राइकोम्स। और कुछ बचा ट्राइकोम्स में? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, सॉफ्ट, स्टिफ, रिड्यूस वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, और कुछ बचा नहीं है, बस इतना ही। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमें क्या देखा? तीन चीजें हमने देखा। एक, पहला क्या देखा? एपिडर्मल सेल्स। दूसरा क्या देखा? स्टोमाटा। एंड थर्ड हमने क्या देखा? एपिडर्मल अपेंडिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। आई होप आपका आज का लेक्चर जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई भी आपको डाउट आई है, कोई भी मन में क्वेश्चन आए लेक्चर्स को लेके, किसी भी लेक्चर्स को लेके, तो ऑब्वियसली कमेंट में बताइए कि आपको क्या डाउट आ रहे हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा अपनी तरफ से उस डाउट को क्लियर करने की। हो सकता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हो सकता है कि मैं जब जो एक्सप्लेन किया आपको वो आपको समझ में नहीं आया, राइट। तो बहुत हो सकता है, हो सकता है कि और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था तो जो मैं नहीं कर पाया, या हो सकता है कि
आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जो भी है आप कमेंट में आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।